Namaskar and hello, good morning everybody. Stay fit, stay happy with Syed Salman and Kavita. नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, जिसमें अपराध जगत की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, जिनका सरोकार सीधे सीधे जनता से जुड़ा है। शिवसेना उपशाखा प्रमुख केशव मोहिते के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी उम्मीदवार के देवर को पुलिस ने इस मामले में धर दबोचा है। 4 अप्रैल को केशव मोहिते की हत्या की गई थी। नवी मुंबई के बदलापुर MIDC इलाके में बड़े ही निर्मम तरीके से केशव मोहिते की निर्ममता से हत्या कर दी थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के देवर की गिरफ्तारी की है। यह हत्या राजनीतिक साजिश के कारण हुई है, ये बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बदलापुर में इन दिनों महापालिका चुनाव का वातावरण है और इस चुनाव के माहौल में हर वो राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तैयारी इस कदर तेज कर दी है कि वो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। 4 अप्रैल का वो दिन था जब केशव मोहिते पर रिक्शे में बैठे 3 यात्री जो अपना भेष बदलकर और पूरा मंसूबा लिए वहां पहुंचे थे और उन्हें मौका मिलते ही उन्होंने शिवसेना उप शाखा प्रमुख केशव मोहितो को मौत के घाट उतार दिया। और इस मामले में वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 41 की बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी लाड और उसके देवर राजेंद्र लाड ने 50,000 रुपए की सुपारी देकर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये तीनों वही आरोपी हैं जो किसी राजनेता को चुनाव के दौरान बड़ी मदद करने के मंशे से उन्होंने शिवसेना के उप शाखा प्रमुख की हत्या कर दी। 4/2015 सुबह 7:30 बजे पुलिस स्टेशन को फ़ोन आया कि बदलापुर के जो उप शाखा प्रमुख केशव मोहिते हैं उन पे हमला हो गया है। इमीडिएटली पुलिस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके बॉडी देखने के बाद उसके बैक साइड पे और थाइज पे वार थे। डोंबिवली में इमीडिएटली फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। उसके भाई ने कंप्लेंट देने के बाद ऑफेंस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की। इन्वेस्टिगेशन टीम के FIR में 3 सस्पेक्टेड लोगों का नाम दिया था, उनको लाए थे। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रविंद्र चौहान नाम का बदलापुर वेस्ट में रहने वाला जो क्रिमिनल है वो ऑटो में बैठा था। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए फिर हमने टीम भेजी थी, कोल्हापुर की तरफ था। वहाँ उसको लेके आने के बाद उसने बता दिया कि मुझे सुपारी दी थी 50,000 की। नितिन गुजर ने पैसे दिए थे 50,000। तो नितिन गुजर को उठाने के बाद उसने बताया कि मुझे राजू लाड ने 50,000 दिए थे उसका काम करने के लिए। तो उसने रविंद्र चौहान, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके ऊपर। उसने जो 2 दोस्त थे कोल्हापुर के, वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के, 2 तारीख को यहाँ बदलापुर में आए थे। 3 तारीख को उन्होंने रिक्की की थी और 4 तारीख को सुबह उन्होंने जो फेयर है ऑटो रिक्शा का वो डिसाइड करके फिर उस पर डिस्प्यूट क्रिएट करके फिर उन्होंने उस पर
हमला करके जान ली। इस गुने में राजू लाड, नितिन गुजर, रविंद्र चौहान और अभिजीत जाधव, ये 4 एक्यूज को अरेस्ट किया है और एक एक्यूज एब्सकॉन्डर है, उसको पकड़ने के लिए भी टीम गई है। फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हिट एंड रन मामले की सुनवाई अभी चालू है। इसी बीच मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल सलमान खान मुंबई दिल्ली की एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे और उसी दौरान उसी फ्लाइट में एक एक्टिविस्ट रविंद्र चतुर्वेदी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी उसी फ्लाइट में सवार था और उस फ्लाइट में सलमान खान की दबंगई इस कदर बढ़ी कि उन्होंने उस एक्टिविस्ट के साथ गाली गलौज कर लिया। और यह मामला तब संज्ञान में आया जब उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होता ना देख उस एक्टिविस्ट ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद सलमान खान पर के खिलाफ एक नया एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है मुंबई के अंधेरी कोर्ट ने। आपको बता दें कि साल 2002 के हिट एंड रन मामले में जहां सलमान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करने की बात की। 2002 के कुख्यात हिट एंड रन केस में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि यदि इस केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान दोषी नहीं थे तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहां से वे भाग क्यों गए और घायलों को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाए। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को देर रात सलमान खान की कार बांद्रा वेस्ट में एक बेकरी में घुस गई, जिसके फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस का आरोप है कि एक्सीडेंट के समय सलमान खान शराब के नशे में धुत थे और बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। हालांकि सलमान ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया है। सरकारी वकील प्रदीप घरात की यदि माने तो अनेक गवाहों के बयानों से जिक्र करते हुए कहा कि जहां एक्सीडेंट हुआ था वो जगह सलमान खान के गैलेक्सी इमारत के ठीक पास में ही स्थित है। उस समय वहां पर अनेक गुस्साए नागरिक एकत्र हुए थे। उनके हाथों में लोहे का सरिया और पत्थर जैसे हथियार थे। वे सलमान को मारने के मूड में थे। वकील ने यह भी बताया कि उस समय सलमान के बचपन के दोस्त और उनके पड़ोसी फ्रांसिस फर्नांडिस ने सलमान खान से कहा कि वे उनकी पत्नी की कार में बैठकर वहां से चले जाएं। कुल मिलाकर अब यह मामला लगातार एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है। लेकिन जहां एक तरफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान अभी पूरी तरीके से बरी भी नहीं हो पाए थे, उनके खिलाफ कोई आरोप के तहत जिस तरीके से दलीलें कोर्ट में दी जा रही हैं, तो अब तक माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोई सजा का ऐलान नहीं किया था कि इसी बीच मुंबई की एक और अदालत ने सलमान खान पर शिकंजा कसा है और मुंबई पुलिस को साफ तौर पर यह दिशा निर्देश दिया है कि सलमान खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर उस पूरे मामले की जांच की जाए, जिसमें आरोप लगा है सलमान खान के ऊपर कि वे हवाई सफर के दौरान उन्होंने फ्लाइट के अंदर एक भारतीय एक्टिविस्ट के साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की की और बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन जब आरटीआई एक्टिविस्ट को इस मामले में कोई उनकी सुनवाई नहीं की जा रही थी तो उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई और अब सलमान खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज होने जा रहा है। जो मेरा हो नहीं पाया वो किसी का हो नहीं सकता। जी हां, यह लाइन उस सन की आशिक पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
आपको बता दें कि यह आशिक अपने प्रेमिका से मिलने मुंबई आया था, लेकिन जब प्रेमी को अपनी प्रेमिका की शादी वाली बात पता चली तो वो प्रेमिका को वापस ले जाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा, लेकिन उसके दबाव का कोई असर उसकी प्रेमिका पर नहीं पड़ा, जिसके बाद प्रेमिका ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। तो आग बबूला हुए उस सरफिरे आशिक ने धारदार चाकू से अपनी ही प्रेमिका पर सपासप कई वार किए, और इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने हाथ की दोनों नसों को काट कर अपने आप को भी मारने की कोशिश की। फिलहाल दोनों को ही मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित कूपर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हुआ है डी नगर पुलिस स्टेशन में कल 11:30 बजे रॉयल चॉइस करके होटल एसी रोड पे अंधेरी वेस्ट में, वहाँ एक सुरवे करके है, उसने एक लेडीज को बुलाया था जिसका उसके साथ में पहले 1 साल पहले फिर था, प्रेम था। उसकी शादी हुई, लड़की की शादी हुई, उसका आपस में जमता नहीं था, इसलिए उसने उसको कल बुला लिया था होटल में। वही हम लोग सलोनामा करते होटल के पहले माला बोला, लड़की बोले दरवाज़ा क्यों बंद कर, दरवाज़ा मत बंद कर। उसको गुस्सा आया, उसने उसके पास जो चाकू था, चाकू से उस पर गाल के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर, उसके मांडी के ऊपर और उसके पेट पे वार किया, और उसने खुद पे वार किया। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कोपुर हॉस्पिटल में। उसके खिलाफ 307 केस रजिस्टर किया गया है, वो अरेस्ट है। दोनों की हालत ठीक है, दोनों की हालत आउट ऑफ डेंजर है, कोई टेंशन। लड़की वसई की। आर्थिक राजधानी मुंबई के दहीसर इलाके में उस समय हड़कंप सा मच गया, जिस दौरान एक ट्रक चोरी की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दहीसर चेकनाके के पास खड़े इस ट्रक को किस तरह से चोरी कर आरोपी उसे लेकर भाग निकले। इस मामले में यदि समय रहते मुंबई पुलिस ने यदि मुस्तैदी दिखाई होती तो समय रहते आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होते। हमको मालूम पड़ा कि हमारा ट्रक चोरी हो गया। उसके बाद हमारा ड्राइवर पुलिस चौकी में गया, पुलिस वाले ने उसको कोई दाद नहीं दिया। उसके बाद ड्राइवर ने हमको फ़ोन किया, हम 4:10 में पुलिस चौकी में आया। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई चालू किया, तो कार्रवाई करने तक 5 बज गया। 5 बजे तक ये लोग ने कोई वायरलेस मैसेज नहीं किया, कि कोई कुछ नहीं किया, टोल नाके पे फ़ोन नहीं किया। तभी फ़ोन करता था तो ये ट्रक पास नहीं होता था। तो उसके बाद ये लोग ने एफआईआर लिया 6 बजे। ये लोग बोला कि एफआईआर लेने के बगैर हम कुछ नहीं कर सकता है। तो एफआईआर लेने को 6 बज गया। 6 बजे हम लोग को बोला तुम जाओ, अभी हो गया। तो हम दहीसर चेकनाका फुटेज देखा, 2:54 में दहीसर चेकनाका पास किया। उसके बाद 26 तारीख को हम लोग चारुडी नाका गया, उधर का फुटेज देखा तो उधर 4:36 में चारुडी नाका पास किया। उसके बाद हम लोग आचार चेक पोस्ट पे गए, उधर 5:26 में पास हो गया। उसके बाद आगे गए बिलार नाका, बगवाड़ा नाके पे पास नहीं हुआ है। सब जगह का फुटेज हम लोग जाके देख के आए। ये फुटेज देने के लिए हम लोग 2 दिन पुलिस चौकी में फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला कोई हाजिर नहीं, हमारे को दाद नहीं दे रहा है। ऑफिसर को हम लोग फ़ोन करता है, बोलता है हम नाइट करता है, डे करता है, नाइट करता है, डे करता है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं। आज तक 4-5 दिन हो गए, आज तक हमको मिला ही नहीं जिसने हमारा जो कंप्लेंट लिया हो। 25 साल के उस श्रेयस शर्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त के साथ बैठकर वह शराब की चुस्की ले रहा होगा, उसी दोस्त ने समय पाते ही उसकी हत्या कर देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोंबिवली की, जहां के पांडुरंगवाड़ी इलाके में 25 साल के एक श्रेयस शर्मा नाम के शख्स की उसके ही दोस्त ने बियर की बोतल से उसकी हत्या कर दी।
ये वारदात मंगलवार की देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की है, जब शराब की बोतल से वार करके एक इंजीनियर युवक की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस को सूचना देने वाले दोस्त ने जख्मों को छिपाने के लिए अपने कपड़े भी बदल लिए, जिससे पुलिस को उसी पर हत्या करने का संदेह हो। फिलहाल इसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वो अभी भी पुलिस हिरासत में है। जानकारी के मुताबिक डोंबिवली के पांडुरंगवाड़ी इलाके में रहने वाले श्रेयस चारी, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है, मंगलवार की देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास खून से लथपथ अवस्था में श्रेयस पाया गया। शराब के बोतल से सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। श्रेयस एक निजी कंपनी में बतौर हार्डवेयर इंजीनियर कार्यरत है। 4-4:30 बजे का समय होगा। उस समय श्रेयस चारी नाम का लड़का, उसका फ्रेंड दिगंबर पाटिल, इनके साथ में कहीं स्टेशन से आए और निवास स्थान के नीचे बातें करते ठहरे थे। उस वक्त कोई 3-4 अननोन पर्सन आए और उनके साथ इनकी कोई हाथापाई हो गई। उसमें श्रेयस को ज़्यादा मार लगने की वजह से, स्टैबिंग होने की वजह से वो जगह पर शायद उनकी मौत हो गई है। उनको हॉस्पिटल लिया गया है और उसके साथ का जो फ्रेंड था हर्षल नाम का, उसको भी कुछ इंजरीज हुआ है। और जो भी कुछ हुआ है वो हादसे का प्रत्यक्षदर्शी एविडेंस जो है वो हर्षल ही बता सकता है। अभी उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट चालू है हॉस्पिटल में। उसको पूछताछ करने के बाद ही ये मामला सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी एफआईआर लेने का। और वैसे तो जेल को सुधारना पुनर्वसन कहा जाता है, लेकिन जब उसी सुधारना पुनर्वसन में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगे तो उसे यकीनन अब बड़े बड़े अपराधियों को बनाने की एक क्रिमिनल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर की, जहां पर स्थित है सेंट्रल जेल यानी मध्यवर्ती कारागृह। और इस कारागृह से 5 कैदियों के फरार हो जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। कभी जेल की बैराक में कैदियों के पास मोबाइल मिलने की खबरें आती हैं, तो कभी जेल में कैदियों को रिसोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने के खुलासे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर से फरार हुए 5 कैदियों में से कई मकोका के तहत गिरफ्तार किए गए कैदी थे। जेल से कैदियों के फरार होने के बाद कार्रवाई के नाम पर जेल प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिनके ऊपर दोष लगे थे उन्हें शह देने का। लेकिन इस मामले में किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के महासंचालक प्रवीण दीक्षित और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक मीरा बोरवनकर ने जेल के भीतर का जायजा लिया और जेल के अंदर कई कमियों की बात भी उन्होंने कबूली। आपको बता दें, यह मामला नागपुर के सेंट्रल जेल का है, जहां से 5 कैदियों के फरार हो जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप सा माहौल व्याप्त हो चुका था। इसके बाद पुलिस प्रशासन की भी जम के किरकिरी हुई थी। जेल अधीक्षक संदेह के घेरे में थे। कार्रवाई के नाम पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उनका क्या, जो उन पुलिसकर्मियों के अधिकारी कहे जाते थे। जिस तरीके से नागपुर के सेंट्रल जेल से 5 कैदियों के फरार होने के बाद बड़े पैमाने पर उनके बैराक में मोबाइल जब्ती हुई, लेकिन अभी भी इस तरह की जो खबरें हैं बदस्तूर जारी हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके मातहत गृह विभाग आता है, उसमें आखिर चल क्या रहा है। क्या इसका सुध मुख्यमंत्री साहब लेंगे? तपास शुरू हुई, तपास के बाद ये सब पता पड़ता है। तपास से पहले से नहीं पता। तो मोबाइलों में सिम भी है, 2 सिम मिले हैं, वो सिम की भी अपन जांच कर रहे हैं। शिक्षा में जो है वो हम कम पड़े हैं, इसलिए ये 5 आरोपी भाग गए, ये तो निश्चित ही है।
नहीं तो ऐसी घटना ना होती। पर इसके लिए कौन जवाबदार है और कहाँ हम कम पड़े, उसके लिए हम चौकसी करें। इन दिनों कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते आर्थिक राजधानी मुंबई में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। कुत्तों पर काबू पाना अब बृहन मुंबई महानगर पालिका के लिए नामुमकिन सा हो चुका है। इसलिए बीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बजट ना होने की बात कह दी, जबकि यह पूरा मामला दिल दहला देने वाला मामला कहा जा सकता है। आवारा कुत्तों की लगातार बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी और कर्मचारी ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनके पास बजट की कमी नहीं है, बजट की कमी है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस कमी के चलते जिस बृहन मुंबई महानगर पालिका का सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का हो, उसके तरफ से यह कह देना कि कुत्तों पर शिकंजा कसने के लिए उनके पास बजट की कमी है, यदि यह कहना बृहन मुंबई महानगर पालिका का होगा तो इसे यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। इन दिनों अवैध तरीके से दवाइयां बेचने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। जी हां, कुछ इसी तरह का मामला कुर्ला पश्चिम के कपाड़िया नगर में सामने आया है, जहां बिना डॉक्टर के निर्देश के दवाइयां बड़े पैमाने पर बेची जा रही हैं और अवैध दवाई पकड़े जाने के बाद लोगों के केमिस्ट मालिक शाहिद और शाकिर के खिलाफ जमकर लोगों ने हंगामा किया। फिलहाल एफडीए की टीम ने कई प्रतिबंधित दवाओं को मेडिकल स्टोर से जब्त कर लिया है। ये करीबन 1.5-2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी लोगों को मालूम पड़ा और इसके ऊपर काफ़ी बार पुलिस ने वार्निंग भी दे चुकी थी, लेकिन छुप छुप के कहीं और से माल बेचा जाता था और माल बेचने के बाद ये लोग माल फ्लैट में, बिल्डिंग में, इनके कुछ घर हैं उसके अंदर माल छुपा के अभी भी रखे हैं। हमने पुलिस को अभी इसीलिए बुलाया है माल सारे सीज किया जाए और वो अभी भी फ्लैट के अंदर एकदम लॉक करके, दरवाज़ा बंद करके कई किलो माल और कई बॉक्स वगैरह अभी भी माल के रखे हुए हैं, जिसको हम चाहते हैं कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको सील किया जाए। के बारे में मुझे परसों पता चला, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि ये दुकान वाला खुलेआम गोलियां बेचता है। अगर पत्ता खरीदने की ताकत ना हो, बच्चे के पास सिर्फ 10 रुपए हो, तो एक गोली 10 रुपए में देता है। हम लोग ने 2 दिन से कोशिश की है इसको देखने की और लगातार दोनों दिन ये पकड़ा गया है। आज तो इसको रंगे हाथों पूरे मोहल्ले के लोगों ने पकड़वाया है और पुलिस के हवाले किया है। बाकी ये इस तरह मुझे पता चला है अभी कि शाहिद जिनकी जो सोसाइटी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उनका वो इस काम के लिए एकदम हैबिचुअल है, एकदम माहिर हैं और ये अभी यहाँ दुकान बंद होगी तो और कोई जगह इलाके में जाके मुंबई के दुकान खोल लेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे सख्त से सख्त धारा के तहत केस रजिस्टर्ड करना चाहिए कि इनको इसका एहसास हो। मेरा नाम अशफाक अहमद है। हम लोग 2 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं इनके बारे में कि ये क्या कर रहे हैं। आज के जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, हर जाति के लोग यहाँ पे आते हैं, गोविंदी से, शिवाजी नगर से, बैगनवाड़ी से, मुमरा तक के लोग आते हैं। हम ये चाहते थे कि हर वो शख्स जो बच्चे जो गलत आदत और ये गलत मेडिसिन में पड़े हुए हैं, हम लोगों ने इनको पुलिस के साथ आया और समझाया कल कि आप ये जो काम कर रहे हो ये बंद कर दो। तो ये लोग बेचने के बावजूद भी बोलते हैं कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे आप काम नहीं करना। उसके बाद भी कल रात तक इसने बाहर डिलीवरी दे रहा है, ब्रिज के पास आगे डिलीवरी दे रहा है, घर के पास दे रहा है, औरतों के जरिए डिलीवरी दे रहा है। हम लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन आज इस शख्स को मैंने रंगे हाथ पकड़ा कि मैंने बोला भाई तूने जो लिया है क्या लिया है? तो बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने बोला तेरा जेब दिखा, मैं जेब चेक करता हूँ जेब में क्या है। जब मैं जेब में देखा है तो रेस्टिलर ये 1 mg की इसके पास गोली निकली। उस हिसाब से ये मालूम पड़ गया। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई है अभी तक। जिस दुकान पर लोगों के जीवन के रक्षा के लिए दवाइयां बेची जाती हैं, उसी दुकान पर यदि जहर बेचा जाए तो इससे अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में सब कुछ सही नहीं है। जहां एक तरफ युवाओं को कहा जाता है कि वह भारत की भविष्य है, भारत का जो भविष्य है युवाओं के हाथ में है, अब और उसी युवाओं के खौलते खून में लगातार ड्रग्स भेजने की कवायद की जा रही है।
और जिस कुर्ला पश्चिम के कपाड़िया नगर में सोसाइटी मेडिकल स्टोर स्थित है, उसी मेडिकल स्टोर में फायर फाइटर के कई यंत्र एफडीए के अधिकारियों ने बरामद किया है। उस दौरान पुलिस और एफडीए के साझा कॉम्बिंग ऑपरेशन के चलते एक बड़ा खुलासा कुर्ला पश्चिम के कपाड़िया नगर से निकलकर सामने आया है। यहां बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को दवाइयां दे दी जाती थीं और यदि किसी को पेट की शिकायत हुआ करती थी तो उक्त मेडिकल स्टोर का मालिक उन्हें मनमाने तरीके से इंजेक्शन लगाकर उसके बदले 500 रुपए का शुल्क उनसे वसूलता था। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। और जिस आर्थिक राजधानी मुंबई को माया नगरी मुंबई कहा जाता है, उस माया नगरी मुंबई का यह सूरत हाल है। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन अपराध की दुनिया की तमाम खबरों को देखने व जानने के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ और देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।